नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि खराब कंपनी को आखिर पहचाने कैसे। हमको पता कैसे चले कि ये कंपनी खराब है और इसमें हमारा पैसा अटक सकता है, फंस सकता है। जी हाँ, इस वीडियो में हम यही सीखने वाले। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और वीडियो को बिना कुछ टाइम पास किए हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो भी आज तक मैंने स्टॉक आपके साथ शेयर किया, ज़्यादातर उसके फंडामेंटल मतलब लगभग सारे स्टॉक के फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग रहते, डेप्ट फ्री कंपनी रहती है, उनके आरओसी अच्छा रहते। पर इस वीडियो में हम उल्टा करेंगे। आज इस वीडियो में देखेंगे कि खराब कंपनी कौन सी है और उसके सिग्नल क्या है। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है और काफ़ी इजी वे में और आसान भाषा में रहने वाला है, ताकि जो आपको समझ में आए और मुझे समझ में आए। मतलब कि एकदम आसान भाषा में आपको बताऊंगा कि कंपनी में क्या रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, इसके रिजर्व कम हो रहे तो आप रिजर्व कैसे देख सकते हो कि इसके रिजर्व कैसे कम हो रहे। इस वीडियो में ये बात करने वाले। ठीक है, कंपनी टैक्स में भी थोड़ा झोलझाल करती है, ये सारी बात जानने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने 2-3 स्टॉक के नाम लिख के रखे थे। पहला है मेरा जीटीएल इंफ्रा, ये काफ़ी फेमस है लोगों के बीच में। ठीक है, इसके ऊपर भी वीडियो मैंने बनाया था और मना कर दिया था कि ये स्टॉक अच्छा नहीं है, और आज भी ये उसी रेंज में घूम रहा है और बहुत पहले से ये उसी रेंज में घूम रहा है। अब देखो, पहले आते तो पहला तो देखो इसके बिजनेस के बारे में भी देखते। तो इसका अगर बिजनेस देखना रहेगा ना, वेबसाइट तो आपने देख लिया। वेबसाइट पे आके कोई भी आप स्टॉक सर्च करते हो, फिर नीचे आते हो ना, तो यहाँ पर अगर आप इसका पीपीटी नहीं दिया है, रुको मैं जैसे एग्जांपल के लिए रिलायंस, इसके वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो। ज़्यादातर जो स्टॉक रहते हैं ना, उसका इधर पीपीटी रहता है, यानी कि पीडीएफ रहता है। ओवरऑल स्टॉक के बारे में आपको पता चल जाता है कि कितने ब्रांचेस है, कितने लाइक हॉस्पिटल के स्टॉक है तो कितने हॉस्पिटल है, ये सारी डिटेल लिखी होती है। ठीक है, अभी हमने खोल के रखा है जीटीएल इंफ्रा, देख सकते हो। सबको पता है खराब कंपनी है, पर पहचाने कैसे मैं आपको वो बताता हूँ। ये देखो, यहाँ पे इसका मार्केट कैप 3175 करोड़ है, यानी कि ये माइक्रो स्मॉल कैप की कंपनी। ठीक है, बहुत छोटी कंपनी है। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। छोटी कंपनी, याद रखना, रिस्क बढ़ जाता है। पर अगर उसके और भी नीचे फंडामेंटल, यानी कि उसका नेट प्रॉफिट अच्छा है, रिजर्व अच्छा है, तो रिस्क कम हो सकता है। पर इसका देखो, माइक्रो कैप कंपनी है, ठीक है, बहुत छोटी है। माइक्रो कैप कंपनी में रिस्क क्या होता है ना, मतलब रिस्क क्यों बोलते हैं, उसका रीज़न मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मान लो कि ये 3000 करोड़ की कंपनी आ रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें कल को कोई ऑपरेटर आता है, तो इस स्टॉक को ना, जो 3-4-5 हज़ार 10 हज़ार करोड़ की कंपनी रहती है ना, अगर कोई ऑपरेटर आता है तो ये सारी कंपनी को ना 100 करोड़ 50 करोड़ में हिला सकता है। यानी कि आसानी से इसमें लोगों को ट्रैप कर सकते हैं। फटाफट स्टॉक का प्राइस ऊपर चला जाएगा, फटाफट स्टॉक का प्राइस नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें लोग फंस जाते हैं ऐसे स्टॉक पे, और ये ज़्यादातर स्टॉक ना ऑपरेटर्स पे ही चलते हैं। और कोई अगर बड़ी कंपनी रहेगी ना, लार्ज कैप मिड कैप, तो उसमें अगर 100-50 करोड़ की भी बाइंग होती है तो स्टॉक भाई 5-6 रुपया भी नहीं हिलता है। ठीक है, इसके लिए ज़्यादातर लोग मिड कैप और लार्ज कैप की ओर बढ़ावा देते हैं। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, एचडीएफसी बैंक, उसमें आप भाई हज़ार हज़ार करोड़ रुपया लेके कूद जाओगे ना एक दिन में, तो भी स्टॉक का प्राइस 10-20-30 रुपया भी नहीं हिलेगा। मतलब ये इतनी पावरफुल सारी कंपनियाँ। ठीक है, एचडीएफसी बैंक में कोई सोचेगा मैं 200 करोड़ रुपया लगा के उसके प्राइस को ऊपर नीचे कर दूंगा, तो कभी नहीं होगा। 5-6 रुपया भी प्राइस उसका ऊपर नीचे नहीं होगा, इस बात को ध्यान देना। मार्केट कैप देखो इसका है 3000 करोड़ के आसपास। नीचे आते तो देखो इसका बुक वैल्यू माइनस में। बुक वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। बुक वैल्यू यानी कि इसके पास जो ज़मीन जायदाद लैंड्स पड़े हैं, मशीन पड़े हैं, ये सारे इसके माइनस में। ठीक है, नीचे आते तो कंपनी का आरओसी आरओई कुछ भी नहीं, एकदम खराबी है, मतलब है ही नहीं। बाद में नीचे आते तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका नेट प्रॉफिट, देखो ये सारा नेट प्रॉफिट इसका माइनस में जा रहा है। देखो माइनस माइनस, और ये क्वार्टरली है। हमको ज़्यादातर ईयरली नेट प्रॉफिट देखना चाहिए कंपनी का। देखो कंपनी का अगर मैं ईयरली नेट प्रॉफिट देखता हूँ तो 2013 में कंपनी -687 करोड़ के लॉस में बैठी थी, और वो कंटिन्यू लॉस करते करते आज भी ये लॉस में ही है। कंपनी ने कुछ भी प्रॉफिट नहीं किया है। ठीक है, सुजलॉन के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो देख सकते हो कंपनी ने कंटिन्यू लॉस ही किया है, तो ये एक बहुत बुरा सिग्नल है, हमको दूर ही रहना है। यहाँ पे अगर ओवरऑल देखें हम, ओवरऑल 5 ईयर का -2% का सेल्स ग्रोथ रहा है, 3 ईयर का -1% सेल्स ग्रोथ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 10 ईयर में -5% रहा है, लास्ट 5 ईयर में 6%, लास्ट 3 ईयर में 3%, यानी कि सब माइनस में ये।
पर स्टॉक देखो कितना भागा है GTL इंफ्रा का। 1 ईयर की बात करूँ तो 1 ईयर में स्टॉक 121% भागा है, 3 ईयर में स्टॉक 12% के हिसाब से भागा है और 5 ईयर में स्टॉक 33% के हिसाब से भागा है। यानी कि फुल इसमें ट्रैपिंग का गेम चालू है। कंपनी सेल्स नहीं कर रही है, प्रॉफिट ग्रोथ नहीं कर रही है, पर कंपनी भाग रहा है, मतलब कुछ तो लफड़ा है, ठीक है। बाद में नीचे आते तो देखो कंपनी का जो रिजर्व है वो माइनस में है, 663 2013 में था, और आज की डेट में देखें तो ये भी रिजर्व इसका माइनस में ही चल रहा है। देख सकते हो कि अभी भी इसका रिजर्व कितना है, माइनस में। ये जो सारी मैं आपको बातें बता रहा हूँ ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें है, रिजर्व नेट प्रॉफिट। अभी भी इसका रिजर्व देख सकते हो -17,894 करोड़ का है, ठीक है, माइनस में। और कर्जा कितना है इनके ऊपर, 3,901 करोड़ का कर्जा है, ठीक है। तो भाई कर्जा है, ऊपर से कंपनी के पास रिजर्व भी माइनस में है, यानी कि टोटली भाई फ्रॉड कंपनी बोल सकते हो। यहाँ पे फिक्स असेट्स पे आते तो देख सकते हो कि इनके पास प्लांट मशीन है, ये कुछ मतलब ही नहीं है, सब इसका बुक वैल्यू माइनस में। तो बाद में अदर असेट्स में भी कुछ देख के मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये सारा रहते हैं जिससे पता करना होता है। देखो प्रमोटर्स ने कुछ होल्डिंग नहीं किया है, केवल 3% की होल्डिंग है। उसके बाद DIs की होल्डिंग 42% है, जिसमें से यूनियन बैंक होल्ड कर रहा है भाई, बैंक ऑफ बड़ौदा होल्ड कर रहा है। अब ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां होल्ड कर रही है, इसका मतलब नहीं कि स्टॉक अच्छा है, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं ना FIs की इसमें होल्डिंग इतनी है, DIs की इसमें होल्डिंग इतनी है। तो भाई FIs DIs भी कभी ना कभी गलत हो सकते हैं, ठीक है, वो भी कभी ना कभी गलत हो सकते हैं। क्योंकि मैं पेटीएम की बात करूँ तो पेटीएम में वो सबसे बड़े कौन से इन्वेस्टर है, अपने ये वॉरेन बफेट, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। और न्यूज़ आई था ना बीच में कि 600 करोड़ की 500 करोड़ के लॉस में निकले। तो वो तो इतने बड़े इन्वेस्टर है भाई, मतलब वो टॉप 5 में आते हैं सबसे अमीर में। तो सोचो जब वो गलत हो सकते हैं FIs में होके, तो DIs क्यों नहीं गलत हो सकता है। शायद कंपनी को बचाने के लिए DIs ने होल्ड किया रहेगा, या बहुत होप रहेगा, कुछ भी होगा। पर अभी तो इसमें बुक वैल्यू ROC कुछ भी नहीं है, सब माइनस में। तो हाल फिलहाल तो ये कंपनी से दूर रहना है। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ सुज़लॉन। सुज़लॉन में आपको क्यों बोलता हूँ सुज़लॉन से दूर रहो, रीज़न है। सुज़लॉन पे आता हूँ तो देख सकते हो कि इसका प्राइस है 81, कंटिन्यू स्टॉक भागते गया, ठीक है। कंपनी का अभी देखो कंपनी में क्या मेरे को दिक्कत लग रहा है, ROC ROE ठीक है। यहाँ पे जब आते हैं तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो हाँ, कंपनी टैक्स भी नहीं पे कर रही है भाई, कंपनी टैक्स ही नहीं पे कर रही है भाई, इसमें तो और लफड़ा है। मैं 1 मिनट बस पानी पी के आता हूँ तो फिर वीडियो को कंटिन्यू करता है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट होने आ गया दोस्तों। कंटिन्यू करते देख सकते हो कि ये सुज़लॉन का क्वार्टरली नेट प्रॉफिट है। इसमें देखो ये टैक्स नहीं पे कर रहे, ठीक है, ये देखो टैक्स नहीं पे कर रहे, टैक्स पे नहीं कर रहे। तो इसका इन्वेस्टर के नज़रिए में क्या फ़र्क पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। अभी मान लो कि एवरेज इनको टैक्स पे करना होता है 30%, एवरेज, हाँ ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, हर सेक्टर का अलग हो सकता है, पर एवरेज 30% करना होता है। तो मान लो कि जून क्वार्टर में इनको 302 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। तो अब लोग क्या बोलेंगे, न्यूज़ में क्या बात चलेगी कि कंपनी ने जून क्वार्टर में 302 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया, ये बन के आएगा न्यूज़। पर बेसिकली देखिए तो कंपनी ने टैक्स नहीं पे किया, और इनको टैक्स पे करना होता है। अगर 302 करोड़ पे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ -25%, तो देख रहे हो इनका नेट प्रॉफिट कितना निकल के आता है, 226 करोड़, ठीक है। तो ऐसे टैक्स में भी गड़बड़ करते हैं, लफड़े करते हैं, जिससे हमको पता चले कि भाई ये काफ़ी ज़्यादा ही नेट प्रॉफिट अर्न कर रहे। अगर यहाँ पे मैं नीचे दिखाऊं तो देखो ये 2022 में इन्होंने 41,000 करोड़ के आसपास का टैक्स पे कर दिया, ठीक है। और फिर 2023 में इन्होंने कुछ टैक्स ही नहीं पे किया। तो कितना अप एंड डाउन दिखाई दे रहा है। देखो 2016 में -4% टैक्स पे किया है, जबकि इनको टैक्स पे करना होता है। मुझे क्यों लगता है कि सारा टैक्स इन्होंने एक ही बार में भर ही दिया, ठीक है। तो ये सारी बातें भी देखना होता है, कंपनी प्रॉपर टैक्स पे कर रही है कि नहीं। यहाँ पे अगर मैं टाटा मोटर्स के बाद जाऊँ तो टाटा मोटर्स में भी आपको दिखाता हूँ कि ये देखो टाटा मोटर्स, ये देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। अभी ये मोटर्स की कंपनी, ठीक है, इनको एवरेज कितना टैक्स पे करना होता है। अगर मैं महिंद्रा की बात करूँ, मुझे महिंद्रा एंड महिंद्रा क्यों पसंद आता है, इसका रीज़न है ना, इनकी बैलेंस शीट काफ़ी साफ़ सुथरी है, ठीक है, इसके वजह से। बाकी होगा टाटा आगे, ठीक है, उसके लिए रिस्पेक्ट है। यहाँ पे देखो इन्होंने
किधर गया है देखो, क्वार्टरली रिजल्ट है 23, 22, 24, 30, 2014 अराउंड एवरेज ये 25% का टैक्स पे कर रहे, ठीक है, हर क्वार्टर में, कुछ इशू नहीं है। अब ये मैं टाटा मोटर्स पे जब आता हूँ तो बीच में मैंने बताया भी था कि टाटा मोटर्स क्या रिस्की है ऐसा करके। तो देखो इसलिए स्टॉक ना चलेगा, फिर काफ़ी दिन से एक ही रेंज में रहेगा, चलेगा काफ़ी दिन से एक ही रेंज में रहेगा, ठीक है। बड़े ग्रुप के अंडर आती है और बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत रिस्पेक्ट है, इसके वजह से मार्केट में टिकी हुई है, ठीक है, और उतना पैसा भी है ना। पर अभी हम केवल बैलेंस शीट पे बात कर रहे हैं, तो देख सकते हो कि कंपनी का ये देखो जून में इन्होंने 36% का टैक्स पे किया और नेट प्रॉफिट था इनको 5,692 करोड़, यहाँ तक ठीक है। अब मान लो कि इनको मार्च क्वार्टर में अपना नेट प्रॉफिट बढ़ा के दिखाना है, तो अब न्यूज़ में क्या छपेगा कि मार्च के क्वार्टर में टाटा मोटर्स ने अराउंड 17,529 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, नेट प्रॉफिट कमाया। बट यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे -87 दिखा रहा है, 87% टैक्स, यानी कि इन्होंने उल्टा टैक्स से पैसा उठाया है। अगर मैं देखो 17,000 कितना है, 17,529 ना, ध्यान से देखना, अगर 17,529 माइनस 87% और माइनस जो उनको 25% एवरेज पे करना होता है, तो इनका नेट प्रॉफिट कितना निकल के आता है, केवल 1709 करोड़। तो अपना नेट प्रॉफिट बढ़ा के दिखाने के लिए ऐसा कर सकते हैं, ये लीगली है, ठीक है, नेक्स्ट क्वार्टर में पे कर देंगे, समझ रहे हो ना। बाद में देखो दिसंबर के क्वार्टर में केवल 7% टैक्स पे किया है, 7,145 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, 7,145 करोड़ माइनस अगर मैं 25% करता हूँ तो 5,300 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट अराउंड निकल के आता है। पर यहाँ पे हमको क्या शो हो रहा है, 4,145 करोड़। ये सारे लीगली काम है, कर सकते हैं। मार्च 2023 के क्वार्टर में देख सकते हो कि 5,496 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, पर इन्होंने टैक्स नहीं पे किया, उल्टा माइनस में दिखा रहा है, यानी कि टैक्स से उल्टा पैसा उठाया है। तो फिर अगर ये माइनस करोगे, टैक्स पे करोगे इस नेट प्रॉफिट में, तो एक्चुअल नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो कंपनी ऐसा कर सकती है, अपना नेट प्रॉफिट बढ़ा के वगैरह दिखा सकती है। एक और लूप होल रहता है, मतलब लूप होल मतलब एक और बात होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं बीएससी पे जाता हूँ, ठीक है, बीएससी, देखो बीएससी पे आ गया। अब बीएससी ने क्या किया था, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। बीएससी में आता हूँ तो बीएससी को ना, एक सेकेंड दिखाने की कोशिश करता हूँ। अदर इनकम 2018 नहीं, किधर गया अदर इनकम, हाँ शायद, एक सेकंड में देख लूँ। मार्च 2024 का क्वार्टर ना, सीडीएसएल मैं बताता हूँ, एक सेकंड, सीडीएसएल देख लूँ, एक बार कंफर्म कर लूँ डेट कौन सा है। सीडीएसएल मार्च 2023, हाँ मार्च 2023 का था, ठीक है। मार्च 2023 का क्वार्टर इसका कौन सा है, मार्च 2022, हाँ मार्च 23। तो देखो ये बीएससी का है। यहाँ पे देखो बीएससी का नेट प्रॉफिट ध्यान से देखना, मतलब ये क्वार्टरली है। सितंबर 2021 से मैं पकड़ता हूँ, सितंबर 2021 में इनको नेट प्रॉफिट था 63 करोड़ का। दिसंबर 2021 में नेट प्रॉफिट हुआ 59 करोड़ का। मार्च 2022 में 72 करोड़ का नेट प्रॉफिट। जून 2022 में कितना 40 करोड़ का नेट प्रॉफिट। मतलब इनके जो नेट प्रॉफिट है वो डिसेंट तरीके से जो नॉर्मल आते हैं वो नेट प्रॉफिट आ रहे थे, ठीक है। इनको 40 करोड़ 50 करोड़ 60 करोड़, पर एक क्वार्टर में ये देखो, तो ये देख सकते हो जून के क्वार्टर में अचानक से इनको नेट प्रॉफिट 440 करोड़ का आ गया। कितना, 440 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट आ गया जून के क्वार्टर में। और उसके पहले देखो तो भाई नेट प्रॉफिट बराबर था, मतलब 49 50 60 करोड़ इतना आ रहा था। फिर जून 2023 में 440 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया। फिर उसके बाद उनका नेट प्रॉफिट अचानक से कम हो गया 118 106 करोड़। मतलब जो नॉर्मल आता था नेट प्रॉफिट उतना ही आ रहा था, मतलब जैसे ग्रो हो रही थी कंपनी, धीरे धीरे ग्रो हो रही है। पर अचानक से इनका नेट प्रॉफिट कैसे बढ़ गया मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर सीडीएसएल पे अगर हम जाते हैं तो देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, सीडीएसएल पे जाते हैं और शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, तो देख सकते हो सीडीएसएल पे जाते तो सीडीएसएल को 20% बीएससी होल्ड करता था। सीडीएसएल को बीएससी 20% होल्ड करता था और उसने मार्च 2023 में अपनी होल्डिंग 5% सीडीएसएल की बेच दी और उसमें अपनी होल्डिंग कर दी सीडीएसएल में कितनी, 15% कर दी। तो जो
5% जो बीएससी ने सीडीएसएल की होल्डिंग बेची है उसका पैसा उनको अदर इनकम में जुड़ के आया है, तो हमको इसलिए अचानक से उनका नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सारी बातें भी रहती है। मतलब कोई नया इन्वेस्टर रहता है ना, वो नेट प्रॉफिट देखेगा, अरे नेट प्रॉफिट कंपनी में ग्रो हुआ है, पर वो तो देखो उन्होंने अपनी होल्डिंग्स बेची है, वहाँ से उनको पैसा आया है। यहाँ पे अदर इनकम में देखते हैं ना हम जब, तो देखो यहाँ पे अदर इनकम में देखो, ये देखो अदर इनकम में दिख रहा है एक्सपेशनल आइटम। एक्सपेशनल आइटम क्या होता है आप गूगल करना, आपको पता चल जाएगा। वहाँ से इनको 406 करोड़ रुपया मिला है, ठीक है। इन्होंने अपनी होल्डिंग बेची है, तब जाके हमको नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और नेक्स्ट क्वार्टर से वही अपना नॉर्मल हो गया जिस हिसाब से कंपनी ग्रो कर रहा है। तो ये सारी बातें भी रहती है, ठीक है। ये बता दिया मैंने, रिजर्व बता दिया बढ़ना चाहिए, और रिलायंस पावर ले क्या देखिए कौन कौन से कंपनी मैंने लिख के लाया था यहाँ पे। तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट बातें रहती है। कंपनी का आरओसी भाई 20% के ऊपर रहना चाहिए, लिख लो। सुजलॉन का मैं बता रहा था यहाँ पे, सुजलॉन का एक बता रहा था ना, हाँ। टैक्स का बताते बताते मैं टाटा मोटर्स फिर सीधा बीएससी चला गया। अब सुजलॉन का देखो, सुजलॉन क्यों नहीं मेरे को पसंद आता है इस रेट पे, ये रीज़न है। रीज़न ये है कि ठीक है कंपनी की सेल्स कितनी है अभी 4200। अगर हम बैक में जाते हैं, कहाँ गए, ये क्वार्टरली है क्या, नहीं क्वार्टरली नहीं। अगर हम बैक में जाते हैं यहाँ पे, कहाँ गया ये देखो बैक में, हाँ। कंपनी 2018, 17 और 2016, 2015 सेल्स देखो, पहले इनकी सेल्स 20,000 करोड़ के आसपास थी और आज सेल्स उल्टा उनकी उससे ही कम है। तो कंपनी सोचो जो 8-10 साल पहले जितना कमाती थी आज उससे भी कम कमा रही है। शेयर का प्राइस क्यों भागा है उसका रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। देखो कंपनी डेप्ट में थी, जिससे इन्होंने कर्जा लिया था उनको बोले कि हम भाई कर्जा नहीं दे पाएंगे, कर्जा नहीं दे पाएंगे तो आप मेरा शेयर खरीद ले लो, स्टॉक ले लो, शेयर खरीद ले लो भाई। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई कर्जा नहीं दे सकता तो ये शेयर ही दे दे। तो जिससे जिससे कर्जा लिया था सुजलॉन ने अपने शेयर उनको बांट दिए। अब इनका कर्जा तो मिट गया क्योंकि कर्जे के बदले शेयर दे दिया। तो अब कर्जा मिट गया तो जो इनका पैसा कर्जा देने में जाता था, यानी कि जो नेट प्रॉफिट इनका कर्जा पे करने में जाता था वो अब नहीं जाने लगा। इसके वजह से कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट करने लगी। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो कंपनी माइनस से प्लस में आ गई, ठीक है। इसके वजह से पर ये तो ठीक है, यहाँ तक कंपनी प्लस में आ गई, पर कंपनी का अगर सेल्स देखें तो सेल्स अभी भी 2018-20 से बहुत पीछे। इसके वजह से मेरे को ये नहीं पसंद आता है। कंपनी 2013 में 18,000 करोड़ का सेल्स करती थी, आज केवल 4,200 करोड़ के सेल्स कर रही है, इसके वजह से नहीं पसंद आता है। बाकी देखो कंपनी में एक काफ़ी अच्छी बात हुई है, यहाँ पे रिजर्व देखोगे तो कंपनी का रिजर्व पहले माइनस में था, ठीक है। ये सारी अच्छी बातें। रिजर्व देखो -8,000, 9,000, 12,000, -5,000, -5,000, और इनका रिजर्व अब हो गया है 1199 करोड़ के आसपास, ठीक है। मतलब रिजर्व इनका प्लस में आ गया। और इनका जो कर्जा था पहले देखो कितना कर्जा था, बाप रे बाप, 15,000 करोड़, 17,000 करोड़, 17,000 करोड़, 11,000 करोड़। तो देखो इनका कर्जा बोरिंग कम होते जा रहा है, फिर इनका कर्जा बढ़ के 150 करोड़ हो गया, और इनके पास रिजर्व कितना हो गया 1199, यानी कि अराउंड 1200 करोड़ के आसपास। यानी कि पहले कर्जा ज़्यादा था रिजर्व कम था, तो कंपनी ख़राब थी। पर कंपनी ने अपने जो शेयर थे वो कर्जदार को दे दिया और कर्जा फिर नहीं पे करना पड़ा, तो जो भी नेट प्रॉफिट था वो नेट प्रॉफिट में आने लगा, ना कि माइनस में जाने लगा। तो क्या हुआ, फिर कर्जा कम हो गया, रिजर्व बढ़ गया, अपना पैसा बढ़ गया, और जो कर्जे का जो कर्जा था वो एकदम ही पूरा जीरो ही हो गया। तो इसके वजह से ये कंपनी भाग चली है, ठीक है। पर इसको और आगे चलने के लिए इसको सेल्स करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई सुजलॉन में इन्वेस्टेड है तो इसके सेल्स पे काफ़ी फोकस रखे, इसके ऑर्डर बुक पे काफ़ी फोकस रखे, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। और कौन सी बात है यहाँ पे देखते हैं, मिट्टी लाइफस्टाइल देख लेते। यहाँ पे देखो इन्होंने टैक्स में कैसे लफड़ेबाजी की, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखो कभी 9% टैक्स पे कर रही है, कभी 6%, कभी 37%, कभी 76%, कभी 5%, ठीक है, कभी -48%। तो ये सारे लफड़े वाले सब काम है, ठीक है, जो टैक्स में लफड़ेबाजी करते। बाद में यहाँ पे देख सकते हो कि किधर गया,
पब्लिक की होल्डिंग 62% है। किसी भी स्टॉक में 30% से ज़्यादा पब्लिक की होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाद में और क्या है इसमें बताने लायक अगर देखूँ तो, और मार्केट कैप ठीक है, स्टॉक भी, हाँ एक MTNL मैं आपको दिखाता हूँ, MTNL, ठीक है। MTNL एक देख लो, MTNL देखो, इसका मार्केट कैप है 3000 करोड़ के आसपास। और अगर कंपनी के डेप्ट की बात करें तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, 30,000 करोड़ के आसपास। यानी कि कंपनी की वैल्यू है 3000 करोड़ के आसपास और कंपनी के ऊपर कर्जा है 30,000 करोड़ के आसपास। तो क्या आप ऐसे कंपनी में पैसा लगाना चाहोगे? नहीं लगाना चाहोगे। क्यों लगाओगे? नहीं लगाओगे। अब कोई बाइक है जिसकी कीमत 5,000 है पर उस पर खर्चा 15,000 है, तो क्या आप ऐसी बाइक लोगे? नहीं लोगे। तो सेम यही हाल MTNL के साथ भी है। बुक वैल्यू इसका -375 चला गया है, ROC इसका माइनस में चला गया है। तो देख सकते हो इतने सारे लफड़े हैं कंपनी में। तो ऐसे हम पहचान सकते हैं कंपनी के लफड़े, ठीक है। बाद में कोई अगर मैं अच्छी कंपनी आपको बताऊं एक एग्जाम्पल के साथ, तो यहाँ पे HDFC बैंक देख लेते, ठीक है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। यहाँ पे HDFC बैंक देखो, देखो इसका यहाँ पे नीचे आते तो देखो, अभी देख लो, अबे नेट प्रॉफिट किधर गया? हाँ, ईयरली नेट देखो 6,903 करोड़ से नेट प्रॉफिट आज इनका 70,000 करोड़ हो गया है। 65,000, 46,000 करोड़, 38,000 करोड़, 31,000, 27,000, मतलब कंटिन्यू इनका नेट प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। तो कंपनी अच्छी है। बाद में बात करते हैं रिजर्व, देखो रिजर्व इनका कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। एक टाइम पे इनके पास रिजर्व कितना पड़ा था? 36,000 करोड़ के आसपास। आज इनके पास रिजर्व पड़ा है 4,55,636 करोड़ के आसपास। अब बहुत लोग बोलेंगे इसके ऊपर कर्जा है 31 लाख कितना 7,000 करोड़। तो देखो ये एक बैंकिंग कंपनी, ठीक है, एक बैंकिंग कंपनी है तो कर्जा तो रहेगा। तो बैंकिंग कंपनी का कर्जा नहीं देखा जाता है क्योंकि कर्जे से इनका बिजनेस चला जाता है। अगर मैं TCS की बात करूं तो ये एक बैंकिंग कंपनी नहीं है। इसमें भी मैं आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ROC देख सकते हो इसका 64 है, ROE इसका 51 है। कितना अच्छा है, मस्त है, ठीक है ना, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ROC भाई 20 से ऊपर रहना चाहिए नॉन बैंकिंग कंपनी का, और बैंकिंग कंपनी का ROE 15 से ऊपर रहना चाहिए। इस बात का ध्यान देना। ये हो गया। बाद में देखो इनका नेट प्रॉफिट देखो, ये क्वार्टरली है ना, मैं आपको ईयरली, कभी भी ईयरली देखा करो। यहाँ पे 2013 से इनका नेट प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते 2013 में इनका नेट प्रॉफिट था 14,000 करोड़ का, आज है इनका नेट प्रॉफिट 47,000 करोड़। लास्ट 5 ईयर का भी देखें तो 2020 में इनका नेट प्रॉफिट था 32,000 करोड़, अभी है 47, यानी कि कंटिन्यू नेट प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। 2020 में इनकी सेल्स थी 1,56,000 करोड़ के आसपास, आज इसकी सेल्स है 2,44,000 करोड़ के आसपास। अच्छी बात है। बाद में यहाँ पे देखो इनका रिजर्व देखो, एक टाइम पे इनके पास रिजर्व था 38,000 करोड़ का, जो कि बढ़ते बढ़ते हो गया है 90,000 करोड़ का। इनके ऊपर कर्जा है 8,000 करोड़ का। अब बहुत लोगों का ना इधर सवाल आता है कि इनके ऊपर कर्जा है 8,000 करोड़ का, इनके पास इन्वेस्टमेंट भी पड़ा 31,000 करोड़ का, रिजर्व भी पड़ा है 90,000 करोड़ का, अदर असेट्स में जाते तो एक्स्ट्रा कैश पड़ा है इनके पास, कैश इक्विवेलेंट पड़ा है 13,286 करोड़ का। तो इनको कर्जा लेने की क्या ज़रूरत पड़ गई? देखो इनके जो ये सारे पैसे ना वो फिक्स डिपॉजिट या कहीं शेयर्स पे लगाए, कभी बॉन्ड्स लेके रख दिए, ठीक है। तो अब इनको नीड अर्जेंटली या एकदम ज़रूरत में इनको पैसे की ज़रूरत पड़ गई कि हमको भाई 1,000 करोड़ रुपया चाहिए, ठीक है। अब 1,000 करोड़ रुपए के लिए ये अपना 90,000 करोड़ का क्या है FD तोड़ देंगे? नहीं तोड़ेंगे। मान एग्जाम्पल के लिए ये कहीं भी पैसा लगा सकते जहाँ से इनको इंटरेस्ट मिलता रहे। अब इन्होंने मान लो कि 90,000 करोड़ की FD करा के रखी है, वहाँ से इनको 7% आ रहा है। सपोज इन्होंने HDFC बैंक में FD करा दी है 90,000 करोड़ की, ठीक है, वहाँ से उनको 7% आ रहा है और इनको अर्जेंट भाई 1,000 करोड़ की नीड पड़ गई है। तो क्या अभी FD तोड़ेंगे? नहीं तोड़ेंगे। तो बैंक वाले को क्या बोलेंगे कि भाई तुम बैंक वाले मेरे को 5 या 4% पे लोन दे दो, मेरा FD आपके बैंक में है, तो तोड़ूंगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, आपको भी लॉस मुझको भी लॉस। तो इससे अच्छा आप क्या करो,
मेरे को 5% पे 1,000 करोड़ दे दो। बैंक वाला भाई हाथ जोड़ के बोलेगा 1,000 करोड़ नहीं 2,000 करोड़ लेके जा, क्योंकि इसके अगेंस्ट इन्होंने 90,000 करोड़ का एफडी करा के रखा है। इसके वजह से हमको ये कर्जा दिखाई देता है, बोरोइंग, ठीक है, 8,000, 7,000, 7,500 करोड़, समझ गए। इसके वजह से, क्योंकि उनको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए रहता है और शॉर्ट टर्म पैसे की नीड की वजह से ये अपना लॉन्ग टर्म का एफडी नहीं तोड़ सकते। और हाँ, कंपनी का एक और चीज़ देखा जाता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है कि नहीं। कंपनी 2013 में 1897 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था, जो कि अब बढ़ के 31,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया है। और कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों का मार्केट कैप 31,000 करोड़ नहीं होता है, इस बात का ध्यान देना। हाँ, जैसे मैं आपको एंजल वन दिखाऊं, एंजल वन का मार्केट कैप 22,000 करोड़ है, पर इस TCS का इन्वेस्टमेंट ही 30,000 करोड़ के पार है। तो ऐसे सारे भी देखे जाते बातें हम कंपनी की देखनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट वगैरह। तो ये एक बेसिक फंडा है, बेसिक रूल है। ROC ROE आपको मैंने बता दिया, ठीक है। PE पे उतना नहीं फोकस किया करो। अगर PE पे फोकस कर रहे हो तो केवल सरकारी कंपनियों के PE देखा करो, बाकी प्राइवेट कंपनियों के PE नहीं देखा करो, ठीक है। क्यों, उसका रीज़न भी है। और रीज़न ये है, ठीक है, लास्ट में आपको ये PE बता देता हूँ, फिर वीडियो कट करता हूँ, क्योंकि वीडियो ऑलमोस्ट यहाँ पे 27 मिनट का दिखा रहा है मेरे को। PE पे क्यों नहीं फोकस करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। एक सेकेंड, एग्जाम्पल के लिए मैंने मैनकाइंड फार्मा ले लिया है समझाने के लिए, कि इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि PE पे हमको क्यों नहीं फोकस करना चाहिए। बहुत लोग PE करते हैं ना, आज PE का खेला ही बता देता हूँ। देखो, मार्केट कैप इसका कितना है, 1,03,847 करोड़। अगर आपको किसी भी स्टॉक का PE निकालना है तो उसके मार्केट कैप को उसके ईयरली नेट प्रॉफिट से डिवाइड कर दो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको इसका मार्केट कैप लिख लेता हूँ, 103,847, ठीक है। डिवाइड करता हूँ कहाँ पे, इनका ईयरली नेट प्रॉफिट कितना है, ईयरली नेट प्रॉफिट है 1928 करोड़ चल रहा अभी, ठीक है, 1928 करोड़। इसका PE 53 का निकल के आ गया। अब देख के चलते क्या इसका PE 53 का है, 53 का है, ऑलमोस्ट उतना ही है, 53, 55, ठीक है। इतना 1-2 आगे पीछे होगा तो एकदम परफेक्ट नहीं देखना। तो इसका PE निकल के आ गया 53-54 का, ठीक है। अब मान लो किसी रीज़न के वजह से FDA का मान लो इसके ऊपर थप्पा लग गया, या US FDA से इसको रिस्ट्रिक्शन मिल रहा है कि भाई तुम्हारे प्रोडक्ट में कुछ लफड़ेबाजी चल रही है, या मान लो कि इन्होंने कर्जा उठा लिया, इन्होंने अभी नया बिजनेस चालू किया था, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम चल रही है कंपनी में, कर्जा उठा लिया और कर्जा उठाने की वजह से इनके नेट प्रॉफिट में दिक्कत हो रही है, क्योंकि कर्जा उठाएंगे तो नेट प्रॉफिट थोड़ा कम होके आएगा, ठीक है। तो मान लो इनके नेट प्रॉफिट में दिक्कत हो रही है और इनका नेट प्रॉफिट 1928 से इनका नेट प्रॉफिट अभी 1500 करोड़ आ गया, किसी ईयर 1500 करोड़ आ गया एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। कंपनी में शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम चालू है और शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम की वजह से कंपनी का जो क्या बोलते कि नेट प्रॉफिट वो 1500 करोड़ आ गया, 103, मैं एक बार ये लिख दूँ मार्केट कैप 103,847। तो पहले नेट प्रॉफिट इनका जनरली कितना आता था, एक सेकेंड कहाँ गया, 1900-1800 करोड़ के आसपास। पर कंपनी में शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम की वजह से कंपनी ने कर्जा उठाया, लोन उठाया नए बिजनेस के लिए, और वो थोड़ा कर्जा पे कर रहे, इसके वजह से इनका नेट प्रॉफिट अभी 1500 करोड़ आ गया। तो अगर मैं इसको 1500 से डिवाइड करूँ तो अब इसका PE कितना हो गया, 70 का PE हो गया। और पहले कंपनी कितने PE पे ट्रेड कर रहा था, 55 के PE पे ट्रेड कर रहा था। कितने के PE पे ट्रेड कर रहा था, 55 के PE पे ट्रेड कर रहा था। तो अब शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम की वजह से कंपनी हमको हाई वैल्यूएशन लगेगी कि अरे यार अभी तो ये 70 के PE पे ट्रेड कर रहा था, कर रहा है, पहले तो ये 55 पे करता था। तो लोग ये नहीं दिख रहे कि कंपनी में शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है तो नेट प्रॉफिट पे थोड़ा इफेक्ट पड़ा है। सब एग्जांपल के लिए टेक्सटाइल कंपनी है, रशिया यूक्रेन का वॉर लफड़ा चालू हो गया, ठीक है, और जो ट्राइडेंट का नेट प्रॉफिट है उस पर असर पड़ गया। अब ट्राइडेंट के नेट प्रॉफिट पे असर पड़ गया तो हमेशा तो रशिया यूक्रेन का लफड़ा चलेगा नहीं, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है वो, मतलब 1-2-3 साल चल रहा है, ठीक है, उसके बाद तो नहीं चलेगा, वापस एक्सपोर्ट करेंगे। तो वापस एक्सपोर्ट करेंगे तो उनका नेट प्रॉफिट वापस नॉर्मल हो जाएगा, तो वो वापस अपने सही वैल्यूएशन के PE पे ट्रेड करेगा। अभी ट्राइडेंट उठा के शायद हम देखें, मैंने इस पर इतना मतलब फोकस नहीं किया है, पर ट्राइडेंट उठा के देखूँ तो इसका देखो
स्टॉक का पी, इंडस्ट्री पी इसमें नहीं दिखा रहा है यार, रुको इसमें देखो इंडस्ट्री पी कितना है, एक सेकेंड। तो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम की वजह से जब कंपनी के नेट प्रॉफिट में अप एंड डाउन होता है ना, तो पी भी अप एंड डाउन होता है, इस बात को ध्यान देना ट्राइडेंट। तो ऐसा भी होता है स्टॉक में, कंपनी में, बताने का मतलब ये है, ठीक है। अभी देखो, अभी ये चल रहा है 14 के पी पे, ठीक ठीक है। इंडस्ट्री पी, सॉरी, ये ट्राइडेंट अभी चल रहा है 54 के पी पे, और इंडस्ट्री पी इसका 30 का है। अब रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया है, एक्सपोर्ट करने में दिक्कत हो रही है, तो इनके नेट प्रॉफिट में प्रॉब्लम आ रही है। इसके वजह से अभी इसका पी हमको हाई दिखाई दे रहा है कि ये 55 के पी पे ट्रेड कर रहा है, और इसका इंडस्ट्रीज़ का पी 30 है। पर ये भी तो देखो, वहाँ पे वॉर चल रहा है, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, नेट प्रॉफिट पे थोड़ा दिक्कत आ गई है, इसके वजह से ये हमको हाई पी पे दिख रहा है, जबकि ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसी सारी बातें भी होती है कंपनी में जिसको हमको जाननी होती है। और कभी कभी क्या होता है ना, मान लो कि जैसे वो भाई फ़ोन हीट हो गया था, अभी आधे घंटे से ज़्यादा मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग हो गया, इसके वजह से बीच में भी कट हो गया था, ठीक है। वीडियो को वापस मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये लास्ट में एक पीई का एग्जांपल बता देता हूँ, उसके बाद वीडियो को कट करूँगा। तो अभी मैं क्या बता रहा, हाँ, अभी बीएससी का मान लो नेट प्रॉफिट बढ़ के आ गया, मैंने आपको दिखाया ना, क्योंकि उन्होंने ये क्या बोलते कि अपना, हाँ, सीडीएसएल का स्टॉक बेच दिया था। अब सीडीएसएल का स्टॉक बेचा है तो एक ही बार बेचेंगे ना, कि बार बार बेचेंगे। एक बार उन्होंने 5% सीडीएसएल का स्टॉक बेचा, वहाँ से उनको प्रॉफिट हुआ 500 करोड़ के आसपास का, जो भी मतलब नेट प्रॉफिट बढ़ के आ गया। शॉर्ट टर्म में हुआ हुए, हमेशा तो सीडीएसएल का बेचेंगे नहीं, शॉर्ट टर्म में बेचा, मतलब वन टाइम बेचा, ठीक है, एक ही बार बेचा, तो अब उनका पी भाई कम होके आ जाएगा, ठीक है। बोल, अब तो उनका पी कम दिखेगा, ये तो लगेगा अरे यार काफ़ी सस्ते पी पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि नेट प्रॉफिट उनका बढ़ के आ गया, ठीक है। पर ये भी तो देखो, शॉर्ट टर्म में नेट प्रॉफिट बढ़ गया है, जिसके वजह से उनका पी कम हो गया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बीएससी सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है, वो एक ही बार सीडीएसएल का स्टॉक बेचेंगे, बार बार तो बेचेंगे नहीं, मतलब एक ही बार उनको ऐसा प्रॉफिट होगा ना कि बार बार होगा। तो पी के कुछ ऐसे भी लफड़े होते हैं, मतलब ये सारी थोड़ी बेसिक बातें, छोटी छोटी बातें, और मतलब टैक्स, पी कैसे अप एंड डाउन होता है, ये सारी बातें जाननी होती है। तो आपको मैंने ऑलमोस्ट सारी बातें बता दी है। अगर कुछ छूट गया रहेगा, मेरे ख्याल से छूटा भी रहेगा, तो आप उस टॉपिक या वो उसका नाम बता सकते हो कि आपने इसके बारे में बताना भूल गया, मतलब कमेंट करोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कवर कर लूँगा। तो जो सारी बातें ऐसा लग रहा है आपको छूट गई है, तो उन सारी बातों को आप कमेंट भी कर सकते हो, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे, ठीक है। इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना, जो भी मैंने आपको बातें बताई केवल समझाने के लिए और स्टडी पर्पज़ के हिसाब से बताई। मेरे किसी भी वीडियो में बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का ध्यान देना। जो भी मैंने आपको बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र भी नहीं हूँ।